आज हमें क्या पढ़ना है योगा के संदर्भ में, प्राणायाम के संदर्भ में। प्राणायाम क्या, प्राणायाम कैसे, जो प्राणायाम है कैसे हमारे जीवन प्रक्रिया को सुलभ बना सकता है, सरल बनाता है हमें, और जो रोग है कष्ट से निजात दिलाने में, हमारे चित्त को स्वस्थ करने में किस प्रकार से हमारी यह सहायता करता है, उसके बारे में देखा है। पिछले कक्षाओं में आपने देखा, मैं आपके शेयरिंग के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि योगा योगा का कंसेप्ट क्या है, प्रोफेसर रामहर्ष सिंह ने क्या कहा, डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या कहा। मैं आपको शेयरिंग के माध्यम से आ रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है, पहले मैं जो कुछ टॉपिक शेयर करूंगा, जो भी उसको सबको स्क्रीनशॉट लेते जाना है, छोड़ना किसी को नहीं है, फिर है मैं इसको समझते जाऊंगा। मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपके पास आ रहा हूँ। कुछ आज ज्यादा नोट्स हैं मैं सबके लिए, कि आज जो टॉपिक है उस पर भिन्न भिन्न नोट्स के बारे में, नोट्स के माध्यम से दर्शाना और दिखाना ही बेहतर से बेहतर आप उसको सीख पाएंगे। चलिए मैं आपके पास स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए मैं आपके पास पहले इस पे आता हूँ, फिर उसके बाद आगे आ जाऊंगा। इसको 10 मिनट में देख लेता हूँ। आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ पहलू है। मैं थोड़ी लाइट को बढ़ा देता हूँ। चलिए, आप सभी को शेयर हो पा रहा है? बताइए कोई व्यक्ति अनम्यूट होकर। अभी फिगर नहीं आ रहा है लेकिन। अभी फिगर अभी नहीं दिख आएगा रहा है विद्यार्थी सर। जी, अभी। हाँ, यस, अभी फिगर नहीं दिख आएगा। रहा है। ओके सर, हाँ, फिगर थोड़ी देर आ बाद में गया। आएगा। हाँ, वो नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से लेट से भी आता है आपके पास, ये भी होता है। 2-3 सेकंड 4 सेकंड लेट ओके से देखिए विद्यार्थी। हाँ चलिए, अब अनम्यूट हो जाइए और ध्यान से सुनिए। तो विद्यार्थी जी, कल आपने पढ़ा भगवत गीता के अनुसार योगा का कंसेप्ट क्या था, कि योग, माफी चाहता हूँ, योग जो है कष्टों दुखों से मुक्ति की स्थिति है। योगाभ्यास मन को स्थिर करता है, जिससे व्यक्ति स्वयं अपना निरीक्षण करता है और स्वयं में ही आनंदित होता है। प्रोफेसर रामहर्ष सिंह ने भी योग के संदर्भ में अपने विचार को रखा है कि योग का अर्थ मनुष्य के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक पक्षों का एकीकरण है। साथ ही मनुष्य का उसके द्वारा समन्वय योग है। मैंने कल आपको समझाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, महर्षि पतंजलि के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। यानी चित्त वृत्ति को स्वस्थ करना, रोग रहित करना, कि कोई रोग ना हो, उसी को योग कहते हैं। तो ये योग जो है भिन्न भिन्न आसनों के माध्यम से, योगाभ्यास के माध्यम से आप अपने जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। आप अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को, शारीरिक प्रवृत्तियों को, आध्यात्मिक पक्षों को और बौद्धिक पक्षों को समन्वय करते हुए उसे संतुलित कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपकी जो शक्तियां हैं, अंतर की अंतर्निहित शक्तियां हैं, उन शक्तियों को पहचानते हुए आप उन्हें संतुलित करते हैं और उसको विकास के पथ पर अग्रसरित करते हैं। तो पिछली कक्षाओं में आपने ये देखा, उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक को देखा। तो आज जो है विद्यार्थी जो प्राणायाम के बारे में देखना है। प्राणायाम है क्या, प्राणायाम कैसे आया है, कहाँ से आया है, इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त करनी है। क्योंकि प्राणायाम क्या है, नाड़ी शुद्धिकरण का सबसे महत्वपूर्ण आसन है। प्राणायाम करने से जो शुद्ध ऑक्सीजन है, हमें हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, और इसके माध्यम से प्राण वायु हमारे शरीर में जाती है और हमें स्वस्थ करती है, जिससे बहुत सारे लोगों से हमें निजात मिल जाती है। तो आज हमें पढ़ना है अष्टांग योग। अष्टांग योग में ही इसके एक अंग के रूप में प्राणायाम को देखा जाता है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आप लोग जैसे अभी देख पा रहे हैं, हमें मैं जो शेयर कर रहा हूँ आप देख पा रहे हैं, तो आप अपने एंड्रॉयड से भी वहां से भी जूम करके और उसको देख सकते हैं। उससे कोई यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। जो चीज अगर आपको यहाँ क्लियरफाई नहीं दिख पाए तो आप खुद से जूम कर सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, अष्टांग योग, अष्टांग योगा में ही आपका प्राणायाम आता है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने बताया है। एकदम ध्यान से सुनिए, स्टोरी टाइप सुनिए, ताकि आपको एकदम योग के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाए। मैंने बहुत कुछ तैयार किया है, हो सकता है मेरी जो व्यवस्था है उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ हो। मेरी कोशिश रही है कि ज्यादा आपको बेहतर संसाधन के माध्यम से नोट्स मुहैया कराया जा सके, और संस्थान की भी यही उपलब्धता रही है, ताकि आपको इस ऑनलाइन लाइव टीचिंग के माध्यम से समझ आपकी विकसित हो सके। तो योग के बारे में आपने देखा भी था, आपके संस्थान में योग का अभ्यास भी किया गया था, एक योगा डे भी रखा गया था। 21 जून को एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो अष्टांग योग देखिए इसको ध्यान से। तो महर्षि पतंजलि ने यह बताया कि योग के 8 अंग माने गए। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंगों को बताया है। महर्षि पतंजलि ने यह भी बताया है कि योग का क्रमिक रूप कैसे स्वरूप में आता है, उनकी भी जानकारी उन्होंने दी है, कि कैसे कैसे योग आगे बढ़ता है, किन किन आसनों से आपको क्या फायदा है, और कैसे आपके जीवन की दैनिक दिनचर्या को स्वस्थ करते हुए आपके मानसिक संतुलन को सुव्यवस्थित एवं पूरी तरह से मल से दूर करता है। जो आपके अंदर जो गंदगी बैठी होती है, किसी प्रकार का कष्ट होता है, रुधिर कोशिकाओं में जो कमी होती है, या फिर जो आपके शरीर के अंदर जो धातुएं हैं, जो धातुओं की कमी हो जाती है, योग के माध्यम से वह पुनः पूर्ति हो जाती है। तो यह देखा गया है
साधक मैंने कल बताया था आपको, साधक और साधन। तो साधक आप है, साधन आपके लिए क्या है, योग है। और साधक क्या है, जिसको आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके लिए अचीवेबल है। उसके अलावा प्रोबेबियल प्रोबेबियल माफी चाहता हूँ, जो अचीवेबल है या फिर जो आप स्वीकार करने लायक है, उसके लिए रूप में दिखाया जा सकता है, या प्रोबेबल है। तो इस संदर्भ में आप देख सकते हैं कि जो साधक है, जो आप है, क्रमिक साधना यानी संगठित रूप से स्टेप बाय स्टेप क्रमिक साधना के द्वारा योग के अंतिम सोपान जो स्टेप्स होता है, जैसे आपने देखा होगा सामाजिक व्यवस्था में जो एक पद सोपान होता है, जैसे डीएम से लेकर चपरासी तक। सबसे सबसे शीर्ष जिला में क्या होता है, डीएम को दिखाया था प्रशासनिक दृष्टिकोण में। सबसे नीचे क्या होता है, चपरासी होता है। तो एक सोपान हो गया डीएम से लेकर चपरासी तक। उसी प्रकार योग में भी एक सोपान होता है। उस अंतिम सोपान के संदर्भ में आप क्या दे सकते हैं, यानी आपको स्वयं में समाधि में लीन करना। योग के माध्यम से जब आप योग करते हैं तो आपकी अंतर्मुखी और बहुमुखी प्रक्रियाओं का सूत्रपात होता है। यम में, अष्टांग योग में एक अंग है यम, उसके बाद है नियम, मैंने कल भी चर्चा किया था। तो यम में जो होता है, जो साधक होता है, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होता है, यानी बाहर से जो भी चीज अपने, जैसे सांस लेना, फिर अंदर की ओर सांस को, ऑक्सीजन को ले जाना, फिर उसको एक श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से फिर उसको उसका त्याग करना। तो ये जो प्रक्रिया है बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होती है, ये यम कहलाता है। इसको भी, इसके संदर्भ में महर्षि पतंजलि ने इसके 5 अंग और दत्तात्रेय ने इसके 10 अंग बताए हैं। तो ये आगे पढ़ने की चीजें, सिर्फ आपको जानना है प्राणायाम के बारे में। तो वही बताया गया है कि अंतिम सोपान क्या होता है, समाधि होता है। क्रमिक साधना के माध्यम से आप समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, समाधि में लीन हो सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे आचार्य हैं, ऋषि मुनि हैं, जो बहुत बहुत लंबे समय तक योग साधना के माध्यम से स्वयं समाधि में लीन कर लेते हैं। ऐसा बहुत जगह पढ़ने को भी आता है, देखने को भी आता है। तो उसी प्रकार योग के माध्यम से आप स्वयं को समाधि में लीन कर सकते हैं। आपका जो पद सोपान है उसके माध्यम से क्रमिक साधना के आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा इसको आप अपने आचरण में लाएंगे, आप अपने कैरेक्टर में लाएंगे, अपने बिहेवियर में लाएंगे, और या इसका फिर आप अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान करने का मतलब जो परफॉर्मेंस करते हैं, अभीष्ट प्राप्ति के लिए संकल्पित होते हैं, प्रोसीडिंग करते हैं। तो इसके माध्यम से आपकी जो प्रक्रिया है, आपका चित्त का जो मल है, गंदगी है, उसका नाश होता है। वह इसके माध्यम से आप में हमेशा निर्मलता आती है, आपका स्वभाव जो होता है निर्मल हो जाता है। उसके अलावा साधक यानी आप साधक है, साधक की जो आत्मा होती है, उसका जो स्वरूप होता है, आत्मा के स्वरूप में जो बुद्धि आता है, अहंकार आता भिन्न दिखाई देने वाली जो चीजें आती हैं ईश्वरीय ज्ञान के संदर्भ में, आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में, माफी चाहता हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में, ये सभी चीजों को अष्टांग योग ने बताया है कि योग के माध्यम से, योगासन के माध्यम से इन सभी चीजों को दूर किया जा सकता है। तो नीचे मैंने लिखा है कि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में इसके 8 अंगों की चर्चा की है। तो उन्होंने संस्कृत में इन सभी चीजों को उन्होंने संस्कृत में लिखा है, जिसका मैं हिंदी रूपांतरण में किया हूँ। उन्होंने बताया है यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, माफी चाहता हूँ, धारणा ध्यान समाधियो अष्टवंगानी, अर्थात यम जो 8 अंग है, अष्टांग योग में जो महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताया है, 8 तत्व बताया है, एलिमेंट बताया है, उसको देखिए। पहला यम है, मैंने जो कल चर्चा किया था। दूसरा नियम है, उसके अलावा तीसरा आसन है, चौथा प्राणायाम है, पांचवा प्रत्याहार है, और छठा धारणा रिटेंशन है, और सातवां ध्यान, और आठवां समाधि। अभी मैंने बताया सबसे अंतिम क्या है, क्रमिक सुधार के माध्यम से, क्रमिक साधना के माध्यम से सबसे अंतिम सोपान क्या हो जाए, समाधि को प्राप्त करना। तो यम में क्या होता है विद्यार्थी जी, यम में वे सभी अवस्थाएं आती है, क्योंकि इसको आपको सिर्फ जानना है। यम में वे सभी अवस्थाएं आती है जिनको साधक साध कर बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होता है, यम कहलाता है। और नियम जो होता है, जैसे कि आपने देखा होगा आपके संस्थान में बहुत सारे नियम उपनियम बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, कि उनको निर्धारित करते हुए आप अपने यौगिक दिनचर्या को करें। यानी योग शब्द से यौगिक बनता है। तो वही कहा गया है नियमा में, योग मार्ग पर प्रवृत्त होने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं, जिनके अभाव में, अगर वह नहीं हो तो जिनके अभाव में यौगिक शक्तियां अर्जित करना असंभव है। योग से जो यौगिक शक्तियां आती है, आपके अंदर जो स्वच्छता आता है, आप में अहंकार को दूर करने की क्षमता का विकास होता है, आपकी बुद्धि वृद्धि होती है, उस सब के विकास के संदर्भ में अगर नियम नहीं बनाया जाए योग के संदर्भ में, तो इसके अभाव में आपके अंदर जो योग करने के माध्यम जो शक्तियां आएंगी, उस शक्तियों का ह्रास हो जाएगा, और वो आपके लिए वो असंभव हो जाएगा। तो यही जो है अष्टांग योग से ही प्राणायाम आसन निकला है, जो नाड़ी शुद्धिकरण करने के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे बेहतर तरीका है। अब देखिए आसन को समझते हैं, आसन क्या है। तो महर्षि पतंजलि ने, एकदम ध्यान से देखते जाइए क्योंकि आज नोट्स ज्यादा है, मैं आपसे 10 मिनट ज्यादा समय भी ले सकता हूँ, इसलिए आप लोग बने रहिए। सर महर्षि इसका पतंजलि ने, सर इसका हेलो, हेलो सर हाँ इसका बोलिए। फोटो नहीं दिखा सकते हैं, मतलब अष्टांग व्यायाम कैसे होता है, आसन हाँ सब, प्राणायाम हाँ
हाँ, सबका फोटो आपको दिखेगा। इसके पहले आप थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद मैं फोटो शेयर करता हूँ। इतनी जल्दी घबराइए नहीं, ठीक है? समझ ओके गए? सर। हाँ, मैंने फोटो भी रखा है सब आसन का, अलग अलग आसन का। कुछ आसनों के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया है जो महत्वपूर्ण आसन है, जैसे शीर्षासन, तारासन, पद्मासन, चक्रासन और उसके अलावा भुजंगासन। तो ये सब चीज आपके जीवन में स्वयं अगर उतारते हैं तो आपके चित्त का मल का त्याग होता है और आप बहुत सारे बीमारियों से दूर हो जाते हैं। देखिए आसन समझिए, तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में आसन को इस प्रकार कहा है, स्थिर सुखम आसनम। अर्थात ध्यान से सुनिएगा, स्थिर सुखम आसनम अर्थात जिस स्थिति में स्थिरता पूर्वक तथा सुख पूर्वक रहा जा सके वो आसन कहलाता है। जैसे आप बैठ गए, जैसे आप दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एक पैर के ऊपर एक पैर को डालते हुए और दोनों जंघा के पास जो एड़ी है उसको मिलाते हुए बैठते हैं, तो वह आपका आसन कहलाता है, जिसमें आपको सुख का अनुभव होता है, जिसमें आपको स्थिरता का अनुभव होता है, तो वह आसन कहलाता है। उसके बाद लिखा गया है कि सामान्यतः आसन शारीरिक व्यायाम की वे यौगिक स्थितियां हैं। यौगिक यानी जब योग करेंगे तो योग करने के बाद जो यौगिक प्रक्रियाएं होंगी, इस संदर्भ में जो शक्तियां आपके अंदर संचार होने लगेगा, जिससे आपको स्वास्थ्य का लाभ होगा। उसके अलावा आपके रोगों का निदान होगा, माफी चाहता हूँ। इसके बिना योग की की अवस्थाएं संभव नहीं होती। यानी जब आप आसन पर बैठते हैं, जैसे आप खाना बैठते हैं तो गांव में क्या कहता है, आसन लगाइए। जो पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, क्या कहते हैं, आसन लगाइए। क्या पूजा अनुष्ठान करना है या फिर भोग लगाना है, तो ये सभी बात आसन में आती है। जिस आसन पर बैठने से आपको स्थिरता पूर्वक स्थिरता का अनुभव हो या सुख पूर्वक सुख का अनुभव हो, वे आसन के अंतर्गत आते हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य लाभ और रोग का निदान होता है। इसके अलावा बिना आसन पे बैठे हुए, आसन को ग्रहण किए हुए, बेहतर स्थिति को प्राप्त किए हुए आप योग नहीं कर सकते हैं। वे अवस्थाएं आपके लिए संभव नहीं हो पाएगी योग करने के लिए। इसके आगे लिखा हुआ है, इसके माध्यम से, योग के माध्यम से शरीर का शोधन होता है, शुद्धिकरण होता है। उसके फलस्वरूप जो अष्टांग योग में जो धारणा आती है, ध्यान आती है और समाधि की प्रक्रिया आसन के बाद शुरू होती है। तो आसन के बाद क्या आता है, प्राणायाम आता है। प्राणायाम के बाद आपका आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद धारणा, ध्यान और समाधि। लेकिन आपको यहाँ जानना है प्राणायाम, और प्राणायाम के बाद आसन जब आता है, माफी चाहता हूँ, आसन के बाद प्राणायाम आता है, और प्राणायाम के बाद जो धारणा है, रिटेंशन है, जो ध्यान है, मेडिटेशन है, और जो समाधि है, जिस समाधि में लीन होकर आप अंतिम क्रमिक रूप से अंतिम साधना को प्राप्त करते हैं, तो उसके आधार पर जो अटेंशन, माफी चाहता हूं, जो समाधि की प्रक्रिया है वो अंतिम क्षणों में देखी जाती है। तो इसमें यही कहा गया है, एक अवधारणा भी इस संदर्भ में है कि धारणा, ध्यान तथा समाधि की अवस्था अंततः प्राप्त होती है आसन और प्राणायाम के बाद। उसके बाद घिरण संहिता, एक संहिता है घिरण संहिता, जिसको इंग्लिश में कोड बोलते हैं विद्यार्थी जी, कोड, COD। इस मतलब इसमें नियमों का संग्रहण होता है, संकलन होता है। नियमों या विधियों आदि का संग्रहण को क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं, कोड बोलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि घिरण संहिता में ऋषि घिरण, घिरण संहिता में ऋषि घिरण ने लिखा है, संसार में जितने भी जंतु हैं, यानी संसार, आपने सुना होगा 84 लाख योनियां होती हैं, आपने पढ़ा भी होगा, पुरोहित हमेशा इसकी चर्चा करते हैं। भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग योनियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, वेदों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे संसाधन है जिसके माध्यम से आपको बताया जाता है। तो उसी प्रकार घिरण संहिता में ऋषि घिरण ने कहा है कि संसार में जितने भी जंतु हैं उतने ही आसन है। भगवान शिव ने पहली 84 लाख आसन बताए हैं। प्रथमतः भगवान शिव ने सबसे पहले 84 लाख आसन के बारे में बताया है। हेलो, अनम्यूट रहिए, कोई बोलिए मत। 84 लाख आसन के बारे में बताया है। उनमें से 32 आसन जो है उन्होंने श्रेष्ठ बताया है। उनमें से भी 2 आसन ऐसे हैं जो श्रेष्ठ है, जबकि सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ आसन बताया गया। सिद्धासन डेट मीन्स, कहने का मतलब है सिद्धि देने वाला। आपने सुना होगा जब इलाहाबाद में या फिर जो कुंभ का मेला लगता है तो उसमें बहुत सारे सिद्ध पुरुष आते हैं, स्नान करते हैं, अपने जो है उनके जो कष्ट होते हैं, कष्ट का निवारण अपना करते हैं, तो वो सभी सिद्ध होते हैं। उनका जो आध्यात्मिक पहलू होते हैं, उनमें जो उनका जो कारक मन होता है, आत्मा होता है, आत्मा से परमात्मा के मिलने की जो क्षमता होती है उसमें बहुत ज्यादा होती है। तो वो भी एक सिद्धासन भी एक आसन है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यह प्राणायाम के लिए, जो प्राणायामी है उसके लिए परम उपयोगी है, क्या, सिद्धासन। तो इसमें आसन के माध्यम से ही आप सभी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। अब विद्यार्थी देखिए, प्राणायाम, प्राणायाम क्या है,
इसमें कहा जाता है प्राणायाम के लिए जब आप मुद्रा में आते हैं, आपको अभी देखने को मिलेगा, जब आप दोनों घुटनों को मोड़ लेते हैं और एक पैर को एक जांग पर डाल लेते हैं, फिर दूसरे पैर को घुटनों को मोड़ते हुए दूसरे जांग पर डाल लेते हैं, फिर अपने दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रखते हुए कमल की आकृति का बनाकर जब आप बैठ जाते हैं, और उसके अलावा सांस लेने की प्रक्रिया, यानी आप जो आसन में सीधी के संदर्भ में बैठेंगे तो जो प्राण वायु है, जिसको आप ऑक्सीजन बोलते हैं, प्राण वायु का शरीर में प्रविष्ट होना श्वास है, और बाहर निकालना प्रश्वास है, यानी श्वास और प्रश्वास के माध्यम से आप प्राणायाम की प्रक्रिया को करते हैं। और यह गमनागमन इस प्रक्रिया जब एक बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो एक स्टेप्स पूरा होता है। तो यह जो है प्राण वायु की गमनागमन क्रिया का बंद हो जाना ही प्राणायाम का सामान्य लक्षण होता है। यानी जब आप स्थिति में आते हैं, प्राणायाम करने की स्थिति में आते हैं, तो श्वास लेते हैं तो जो आपकी श्वसन की प्रक्रिया होती है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो जो प्रश्वास की प्रक्रिया होती है, इन दोनों की जब गतियात्मक स्थिति स्टॉप हो जाती है तो आपकी वह प्राणायाम के सामान्य लक्षण कहे जाती है। जब आप कोई काम करते हैं, एक स्टेप्स कर लेते हैं, तो आपका एक स्टेप्स खत्म हो जाता है। तो इस संदर्भ में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्हीं की बातें हैं, तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेदन प्राणायाम। यानी अगर आप सांस लेते हैं और फिर श्वास छोड़ते हैं, प्रश्वास करते हैं, तो उसके माध्यम से जो गमनागमन क्रिया होती है बंद हो जाती है, तो प्राणायाम के समान लक्षण के रूप में देखे जाते हैं। और विच्छेद जो होता है, सांस ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, वो प्राणायाम की गति में देखी जाती है, जो आपके नाड़ी शुद्धिकरण की व्यवस्था को तृप्त करता है। और उसके अलावा यह भी है, प्राणायाम सामान्यतः सिद्धासन और पद्मासन बैठने वाले आसनों में ही करना उचित होता है। यहाँ देखिए मैंने लिख भी दिया है इस पेज में, देखिए प्राणायाम जो मैंने बताया सिद्धासन अभी सिद्ध करने के संदर्भ में, या पद्मासन अभी मैंने बताया घुटनों को मोड़कर एक जांघ के ऊपर दूसरे एड़ी को रखना, फिर दूसरे घुटने को मोड़कर एक जांघ के ऊपर एड़ी के साथ उसको रखना, और उसके बाद हाथ को हथेली को घुटनों पर रखते हुए सीधा पीठ को तानते हुए सीधे हो जाना, तो यह प्राणायाम की स्थिति में आता है। वही कहा है कि प्राणायाम लेटकर या खड़े होकर प्राणायाम नहीं करना चाहिए, या करने की विधि नहीं है। सिद्धासन के रूप में या पद्मासन बैठने वाले आसनों में ही करना उचित होता है। अब देखिए प्राणायाम के 3 भाग बताए गए, पूरक, कुंभक और रेचक। तो पूरक में श्वास को अंदर ग्रहण करते हैं। पूरक क्या होता है विद्यार्थी जी? श्वास को अंदर की ओर लेना। कुंभक सांस को अंदर जाकर 3 सेकंड 4 सेकंड रोकते हैं। तो आप देखेंगे आपका जो अंदर की जो ऑक्सीजन चली जाती है, तो आपके अंदर का जो बॉडी का एक्सपेंशन होने लगता है, जो है वो फूलकर बहुत चौड़ा हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अंदर प्राण वायु गई है, उसका गमनागमन, उसकी अंदर की गमनागमन स्थिति गतिशीलता के साथ चल रही है, अंदर की प्रक्रिया जो है प्राकृतिक रूप से चल रही है। तो यह देखिए, और उसका रेचक जो होता है, रेचक में आप क्या करते हैं? श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालने का निरंतर अभ्यास करते हैं। यानी पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक में श्वास ग्रहण करते हैं, कुंभक में श्वास को अंदर की ओर रोकते हैं, और रेचक में श्वास को धीरे धीरे बाहर की ओर निकालते हैं। निरंतर अभ्यास करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम से नाड़ी की शुद्धिकरण होती है, जो आपके जो नस है वो शुद्ध होता है। उसके अलावा आप साधक जो है, आप जो है जब आप करेंगे तो प्रसन्न वदन होंगे, आपका जो वदन होगा प्रसन्न मूर्छित हो जाएगा, शरीर आपका कृष्य हो जाएगा, यानी पतला हो जाएगा, स्लिम बॉडी इसको बोलते हैं, कि नहीं बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसका कितना अच्छा है। उसके अलावा आपकी आंखें निर्मल हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी, 6/6 हमेशा रहेगी। निरोगिता संयमी बनता है इसके माध्यम से, यानी रोग से दूर हो जाता है और पूरी तरह से कंट्रोल में अपने आप को, अपने इंद्रियों को बस में रखता है। अब देखिए विद्यार्थी, योगी आसन क्या है? तो योगासन में आप देख सकते हैं, अब देखिए योगासन, प्राणायाम देखा और प्राणायाम में योगासन देखेंगे। योगासन क्या है? योगा जो आसन है, योगासन अर्थात आसन का अर्थ है स्थिति, मैंने अभी आपको बताया, जिस सुविधाजनक स्थिति में बैठकर योगाभ्यास सुगमता से आप कर सकते हैं, वह योगासन कहलाता है। उसमें बैठने अभ्यास में तत्परता होना बहुत ही आवश्यक है। पहले के क्षणों में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, आप उसके साथ समन्वय कर लेंगे, उसके साथ अपने आप को ढाल लेंगे, अनुकूलित कर लेंगे, तो आपको योगा करने का आनंद और आपका प्रसन्नचित्त मन, आपके नाड़ी शुद्धिकरण की व्यवस्था, आप में जो धातुओं की कमी हो गई है, शरीर के जो खनिज लवण की कमी हो गई है, सभी की पूर्ति प्राण वायु के माध्यम से हो जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं विद्यार्थी जी, इस आसन का क्या उद्देश्य होता है? बैठकर अभ्यास करने के माध्यम से इस आसन को करना चाहिए। उसके बाद है, योगाचार्य ने अनेक प्रकार के आसनों की कल्पना की है। जो योगाचार्य हैं उन्होंने अपने अपने ढंग से अनेक प्रकार के आसनों की कल्पना करने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि साधक अपने शरीर की स्थिति के अनुकूल आसन को कर सकता है, साथ ही साथ उस आसनों का प्रयोग अपने दैनिक दिनचर्या में रख सकता है। कुछ योगाचार्यों ने इनकी संख्या 84 मानी है।
कि आसन क्या है, 84। अभी आपने पढ़ा शिव के माध्यम से भगवान शिव ने क्या कहा था, 84 लाख योनियां थे, उसमें 84 इंपॉर्टेंट थे। इन्होंने भी कहा है कि इसकी संख्या 84 मानी जाती है, लेकिन इसमें से 28 आसन जो है ध्यानार्थ है, ध्यान करने योग्य है, कि आप ध्यान कर सकते हैं, यानी मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन के माध्यम से अपने मन को एकाग्रचित कर सकते हैं, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अटेंशन कर सकते हैं। और जो 56 आसन है रोगोपचार है, यानी कि रोग के उपचार के लिए जरूरी माने गए हैं। तो प्रायः शरीर को देखा जाता है आसनों के माध्यम से दो भागों में बांटा जाता है। पहला है स्थूल भाग, जिसे शरीर कहते हैं, जो आपका शरीर है। दूसरा है सूक्ष्म भाग, जिसे मन कहते हैं। तो इसके आधार पर आसनों को दो भागों में बांटा गया है। व्यायात्मक आसन जो व्यायाम करने से उद्देशित है, और दूसरा ध्यानात्मक आसन जो अटेंशन और मेडिटेशन करने से उद्देशित होता है। तो आप देखिए यहाँ नीचे आइए। तो व्यायामात्मक व्यायामात्मक आसन 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 में माफी चाहता हूँ, व्यायात्मक आसन वे आसन है जो शरीर को सुडौल बनाते हैं। जब आप व्यायाम करेंगे तो शरीर में आपकी मांसपेशियों में खिंचाव होगा, आपके शरीर, आपका जो शरीर है खूबसूरत हो जाएगा, हिस्ट फिस्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपको दृढ़, आपको मांसपेशियां जो है आपको दृढ़ बनाकर आपको बल प्रदान करेगा। साथ ही साथ आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, अभी जो कोविड-19 है, अभी लोग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जो नहीं करते थे वो भी कर रहे हैं, ताकि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो 40 टाइप्स के इम्यूनिटी सिस्टम, माफी चाहता हूँ, हाँ 40 टाइप्स के इम्यूनिटी सिस्टम बॉडी में होते हैं, काम करते होते हैं। तो उन सभी की क्षमता को बढ़ाना, जो कोविड-19 है जिसके लक्षण है, जिसमें सिम्टम्स होते हैं, वो उस माध्यम से उस रोग से निजात पा सकता है। उसके अलावा मन को शांति मिलती है उसके अभ्यास से। जब इसका आप अभ्यास करेंगे व्यायात्मक आसन का, तो शरीर, जो आपके शरीर है, आपका शरीर है रोगों से बचा रहेगा हमेशा। आपकी शक्ति जो है पूरी तरह से बलिष्ठता के साथ रहेगी, और आपका जो रोग निवारण शक्ति की जो क्षमता है आपकी बॉडी में बढ़ती जाएगी। उसके बाद क्या है, ध्यानात्मक आसन। तो ये आसन वे हैं जिनमें बैठकर साधक यानी आप ध्यान करते हैं, मन का विकार इसके माध्यम से निकल जाता है और शांति उपलब्ध हो जाती है। जब आप ध्यान में किसी चीज को बैठेंगे, आसन पर बैठेंगे और ध्यान करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी आपके रोग निवारण है, जो भी आपके अंदर विकार है, जो चीज अशुद्धि है, वो सभी चीजों का निवारण इसके माध्यम से हो जाता है। अब देखिए, योगासन करने से पूर्व ध्यान देने योग्य वाली बातें क्या हो सकती है। तो योगासन से पूर्व ध्यान देने योग्य वाली बातें क्या है, कि योगासन करने से पहले शौच और स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। योगासन करते समय साधक का पेट खाली होना चाहिए। व्यायामात्मक आसन के लिए कम से कम 10 मिनट और अधिक से अधिक 30 मिनट का समय देना चाहिए। साधक को ताजा एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक मतलब साधारण भोजन जो होता है ना, जो स्पाइसी ज्यादा यूज करते हैं, वो यूज नहीं करना चाहिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि प्लेन भोजन या राइटियस उसको फूड बोल सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि योगाभ्यास जो होता है, शुद्ध वायु, स्वच्छ वातावरण तथा खुले किंतु एकांत स्थान पर ही करना चाहिए, जहां पर आपके, जैसे आप देखिए लोग बड़े बड़े फील्डों में करते हैं, पार्क में करते हैं, ताकि वहां शुद्ध हवा मिल सके, उसके अलावा शुद्ध वायु आ सके और शांत माहौल हो, एकांत माहौल हो। उसके बाद आप देखिए योगाभ्यास समतल या स्वच्छ भूमि पर करना चाहिए। अगर आवश्यकता हो तो दरी या चटाई बिछाकर या आसनी बिछाकर भी करना चाहिए। बीमारी की अवस्था, अगर आपके पास बीमारी है किसी भी प्रकार की, तो आप योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं। योगाभ्यास योग गुरु के, हेलो, कृपया अनम्यूट रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो, चलिए आप सभी सुन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बता दीजिए। नो सर। चलिए धन्यवाद, अनम्यूट रहिए। नहीं सर। हाँ, अनम्यूट हो जाइए, माफी चाहता हूँ, म्यूट हो जाइए। अब देखिए उसके बाद क्या है, योगाभ्यास जो होता है योग गुरु के निर्देशन के अनुसार ही करना चाहिए। बहुत सारे योग अभ्यास ऐसे हैं जो आज सीडी है, आईसीटी के माध्यम से सभी देखकर अपने घरों पर कर रहे हैं। कभी कभी होता है क्या कि गलत स्थितियों में उसके जो जो प्रभाव है गलत भी हो सकते हैं, इसलिए योग करने से पहले ध्यान देना चाहिए। और जो निम्न बातें हैं योग करने के पूर्व, इन सभी बातों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। योग से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, योगासन से साधक जो आप हैं विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं। आसनों का प्रभाव शरीर के विभिन्न महत्वपूर्ण जो अवयव है, जो घटक है, जैसे नाड़ी तंत्र हो गया आपका, जो भेन जहाँ से निकलता है मस्तिष्क में से, जहाँ से इसकी व्यवस्था देखी गई है, जहाँ से इसका ताना बाना बुना गया है, जहाँ इसके संस्थान है, मेन संस्थान जहाँ हेड ऑफिस इसको कहा जा सकता है। नाड़ी तंत्र स्वस्थ होता है। ज्ञान तंतु संस्थान, जहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, जो आपके तंतु है, तंत्रिका तंतु, उस जो संस्थान है जहाँ से उसका जाल बुना गया है, वो सभी। स्वास्थ्य तंत्र, रुधिर संस्थान, जहाँ से आपके WBC RBC वगैरह ये सब आते हैं, प्रभावित करते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद, ये सब जो आपके शरीर को खून, जो पूरी तरह से खून को आपके परिचित करते हैं, धातुओं की कमी को पूर्ति करते हैं, उन सभी को इसके माध्यम से, योग के माध्यम से, योगाभ्यास के माध्यम से लाभ होता है। अब देखिए विद्यार्थी, टाइप्स ऑफ योगा क्या है। टाइप्स ऑफ योगा आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण योगा है जो आज के इस भागदौड़ की जिंदगी में आधुनिक समय में करना बहुत ही जरूरी है। जैसे पद्मासन,
चक्रासन, धनुरासन, शीर्षासन, नौकासन, शलभासन, पश्चिमोत्तासन, भुजंगासन, सिंहासन, कोणासन, गोमुखासन, तारासन, उतान पादासन, वीरासन। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण का योगासन का यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, और फोटो के माध्यम से जो मैं आपको डिमोन्स्ट्रेशन विधि मेथड्स के माध्यम से, प्रदर्शन विधि के माध्यम से अभी दिखाऊंगा, तो आप उसको देखकर आसानी से समझ सकते हैं। तो पद्मासन में क्या होता है, इस आसन का बहुत ही ज्यादा विद्यार्थी जी महत्व होता है। इसकी क्रिया विधि इस प्रकार से, इससे सभी रोगों का निजात, इस चीज को करने से सभी जो भी योग है, इस सभी योगों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से आपके बहुत सारे रोगों का उपचार हो जाता है। तो इसमें मैंने बताया, दोनों टांगों को फैलाकर बैठ जाना, दाहिनी पैर को घुटनों को मोड़कर बाईं जांघ पर रख देना, दाहिनी पैर को दाहिनी पैर की एड़ी जांघ के मूल से मिली रहेगी। जो इसकी क्रिया विधि इस प्रकार है, आप फोटो देखेंगे तो समझ जाएंगे। उसके बाद अंत में क्या करेंगे, दोनों खुली हुई हथेलियों को कमल की पंखुड़ियों के समान रखेंगे, मैंने भी बताया। तो यह पद्मासन का आसन, पद्मासन का जो आसन है, इस माध्यम से देखा जा सकता है। मैं इसका भी फोटो थोड़ी देर में शेयर करूंगा, बस 2 पेज और है। उसके बाद इससे लाभ क्या होता है, इससे स्वप्न दोष जैसे रोगों से मुक्ति मिलती है, यह भूख को बढ़ाता है, यह आत्मशक्ति को बढ़ाने में सहायक है, यह रक्त आदि शरीर की जो धातुओं की कमी हो जाती है उसके समुचित रूप से वृद्धि करने में सहायक होता है। अब देखिए विद्यार्थी, चक्रासन क्या है। तो चक्रासन में चक्र की आकृति, जैसे कि आप समझ रहे हैं, तो चक्रासन में देख सकते हैं, इसमें टांगों को नीचे की ओर करके घुटनों के बल बैठा जाता है। उसके बाद दोनों हाथों की कोहनियों को जमीन पर जमाकर औंधे होकर प्रणाम करने जैसी मुद्रा बना ली जाती है। तो यह चक्रासन में आता है। इसका भी मैं अभी आपको जो है डायग्राम शेयर कर रहा हूं। तो इसके लाभ क्या है, स्फूर्ति मिलती है, पेट साफ रहता है, कमर का दर्द दूर करता है, मधुमेह जैसी बीमारी से भी लाभप्रद होता है, देखा जाता है। इस आसन को स्त्री पुरुष दोनों ही अपना सकते हैं। उसके बाद क्या है, शलभासन। इसमें जमीन पर पेट के बल लेट जाते हैं पहले, उसके बाद हाथों को बगल में रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखते हैं, पैरों के तलवों को ऊपर की ओर उठाते हैं, रखते हैं। उसके बाद हाथ और पेड़ू, जो पेट के नीचे का भाग होता है, पर बल देते हुए, ये देखिए शलभासन है, बल देते हुए दोनों टांगों को जमीन से उठाकर तानते हैं। जैसे शलभासन अभी आपको फोटो दिखा रहे हैं, ठुड्डी जमीन से स्पर्श करनी चाहिए, सांस खींचकर रोके और कुछ क्षण बाद उसे छोड़ते हैं। तो यह शलभासन आता है। अभी जब फोटो देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, फोटो देखकर आप बहुत कुछ इजी वे में समझ जाएंगे। उसके बाद कमर में लचक आती है, इसके लाभ है, कष्ट कब्ज दूर होता है, पेट के विकार दूर होते हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है। उसके बाद आप देखिए, मानसिक तनाव दूर होता है, कमर दर्द, घुटनों तथा जोड़ों के दर्द आदि में लाभ पहुंचाता है। कौन, शलभासन। उसके बाद देखिए भुजंगासन। इसमें पहले जमीन पर पेट के बल लेटकर पांव के अंगूठे से लेकर नाभि तक शरीर का भाग जमीन पर रहने देते हैं। उसके बाद हथेलियों को भी जमीन पर टिकाए रखते हैं और सिर को इस तरह ऊंचा उठाते हैं जैसे सर्प जो होता है, सांप जो होता है, स्नेक जो होता है, अपना फन उठाता है। उसके बाद आसन, इस आसन में पीठ की हड्डियां, पेरू तक कमर का हिस्सा उठा रहता है। इसमें भुजंगासन में यही इस आसन की पूर्ण स्थिति है। इससे लाभ क्या होता है, यह आसन स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। भुजंगासन यह आलस को दूर करने में सहायक होता है। इन सभी आसनों के माध्यम से आप सभी रोगों से, कष्टों से, शरीर के दर्द से दूर हो सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शीर्षासन। तो शीर्षासन में विद्यार्थी जी आप यहाँ देख सकते हैं, यह एक विश्वविख्यात आसन है, इसलिए कि शीर्षासन के माध्यम से आपके जो शुद्ध रक्त है आपके मस्तिष्क को प्राप्त होते हैं और आपके बहुत सारे विकारों को दूर किया जा सकता है और विकार दूर होते हैं। तो इसकी 2 विधियां प्रचलित है। प्रथम विधि जो है, नीचे सिर करके खड़े हो और फिर दोनों पैरों को मिलाकर जमीन पर टिका दे। एक पार्ट ये हो गया, और दूसरा है, और उसके साथ ही साथ सिर को सहारा देने के लिए अपने हथेलियों को बाएं दाएं करते रहें। और दूसरा क्या है, यह आसन नीचे सिर तथा ऊपर की ओर पैरों को सीधे तानने से भी बनता है। दोनों ही स्थितियों में शीर्षासन किए जा सकते हैं, एक में पैर टिकाकर और दूसरे में पैर को पूरी तरह से ऊपर उठाकर। इससे लाभ क्या है, शरीर तेजस्वी बनता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, स्वस्थ रहने की क्षमता बढ़ती है। उसके अलावा सिर एवं मस्तिष्क के विभिन्न अंगों को शुद्ध रक्त इसके माध्यम से मिलता है। तो यह विद्यार्थी जी आसन थे। अब मैं आपको दिखाता हूं इन सभी आसनों का फोटो। अब देखिए आसन के जो फोटो है, अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए सबका आप स्क्रीनशॉट लेके देखिए। पहला क्या था, ये देखिए, पहला पद्मासन था। अभी मैंने पद्मासन बताया, पद्मासन का आसन चित्र नंबर 1 में आप देख सकते हैं किस प्रकार की प्रक्रिया है। आप सभी को दिख रहा है, फोटो शेयर हो रहा है, कोई बताइए, आप सभी को दिख पा रहा है? हाँ, इस सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको ये भविष्य में काम देगा। यह पद्मासन चित्र नंबर 1 में पद्मासन की अवस्था है। दूसरा क्या है, पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन, इस आसन को करने से भी बहुत सारी बीमारियों का नाश होता है।
उसके बाद देखिए चक्रासन, कैसी स्थिति है, आपका जो कमर में लचक होगी, कमर में जो दर्द होगा वह दूर हो जाएगा। उसके अलावा जो आपका जंघा है मजबूत होगा, आपकी हथेलियां मजबूत होगी, आपका मस्तिष्क जड़ जो है हमें बहुत दूर रहेगा आपसे। चौथा है सलभासन, अभी मैंने बताया सलभासन। देखिए सलभासन की प्रक्रिया आप देख सकते हैं, सलभासन के माध्यम से ही मैंने बताया कमर में लचक आती है, कब्ज दूर होता है, पेट के विकार दूर होते हैं, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है। उसके बाद धनुरासन देख लीजिए, इससे छाती मजबूत होता है। उसके अलावा कमर में दर्द कभी नहीं होता है। उसके बाद जो आपके पैरों में दर्द कभी नहीं होगा, और आपके जो मस्तिष्क, आपके मस्तिष्क की जो प्रक्रिया है, सोचने समझने की क्षमता का विकास होगा। उसके बाद भुजंगासन, आपके जो है शोल्डर्स मजबूत होंगे, आपके जंघा मजबूत होंगे, आपकी छाती में प्रबलता आएगी। उसके अलावा आपके बहुत सारे पेट के रोग दूर हो जाएंगे भुजंगासन से। और देखिए सातवां है सिंहासन। सिंहासन करने से जो फायदा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि सिंहासन से आपके जो है हृदय दृढ़ होता है, मजबूत होता है, उदर का मोटापन दूर होता है, वाणी में मधुरता और ओजता, मुख पर निखार आता है इसके माध्यम से, नेत्र ज्योति और पाचन शक्ति तीव्र होती है। उसके बाद शीर्षासन, अभी मैंने बताया, एक पैर को टिकाकर और दूसरा पैर को उठाकर, तो जो है सब शुद्ध रक्त जो है आपके मस्तिष्क को प्राप्त होता है। उसके अलावा इसके माध्यम से बहुत सारे रोगों का नाश होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, स्वस्थ रहने की क्षमता का विकास होता है। उसके बाद देखिए तारासन, तारासन बताया था, इससे लंबाई बढ़ती है। उसके माध्यम से छोटे कद वाले व्यक्तियों के लिए आसन अवश्य करना चाहिए लंबाई के संदर्भ में। इससे मेरुदंड जो है आपका, जो स्पाइनल कोड है, वो पूरी तरह से सशक्त होता है, शरीर को सुडौल बनाने में इससे सहायता मिलती है, यौवन में वृद्धि होती है, व्यक्ति स्मार्ट बन जाता है। उसके अलावा रीढ़ की हड्डी तनकर सीधी हो जाती है इसके माध्यम से, जो रीढ़ की हड्डी थोड़ी झुकी होती है, तारासन करने से रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। उसके बाद क्या है देखिए उत्तान पादासन, यह करने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर समान होता है, विभिन्न पेट की बीमारियों में लाभदायक है यह। उसके अलावा रक्त विकार, पीलिया तथा जो भी रोग है यह उसके लिए लाभदायक होता है। उसके अलावा किसी भी तरह की नाभि की परेशानी में यह लाभदायक होता है उत्तान पादासन। उसके अलावा ब्लड प्रेशर को समान बनाने में सहायक होता है, शरीर और जांघें सुडौल बनती है इसके माध्यम से। उसके बाद देखिए नौकासन, ये देखिए नौका की तरह, तो नौकासन से पेट का मोटापा मोटापा विद्यार्थी जी कम होता है। चित्र नंबर 14 देखिए, 13, 14, 12, 11 सबको मैंने नोट कर दिया। 7 जो जिस प्रकार का चित्र सामने था संसाधन से बेहतर मिला, मैंने उसको आपके लिए रखा है। उसके बाद क्या है, शरीर और नौकासन के माध्यम से पेट का मोटापा कम होता है, आपका जो हाजमा है ठीक ठीक होता है। चित्र 14 को देखिए, ठीक होता है। यह आसन कब्ज को भी दूर करता है। उसके अलावा खून के बहाव को ठीक करता है, शरीर में को स्फूर्ति प्रदान करता है। आप इसमें जो हिक्का रोग होता है, हिचकी वगैरह का रोग होता है, वो सब रोग इससे दूर होता है। तो जो भी आसन है, चाहे वह तारासन हो गया, तारासन, ग्रीवा शक्ति विकासन, कोणासन, गोमुखासन, उतान पादासन, सलभासन तथा नौकासन, स्त्री और पुरुष दोनों ही इस आसन को कर सकते हैं। तो इस तस्वीर को जब नोट्स बनाएंगे तो इस तस्वीर को आप प्रिंट करके और सब तस्वीर को, सब जो आसन है उसके सामने रख देंगे, और नहीं तो एक बार सब आसन को शेयर कर देंगे फिगर के माध्यम से, या फिर इसको फिगर को बना लेंगे। समझने के लिए मैंने सब फिगर को डाल दिया है, ये आसन को देखकर आप आसन कर सकते हैं। जो लाभ थे इंपॉर्टेंट थे, मैंने उस लाभों को बता भी दिया है आपको। सभी आसन स्त्री पुरुषों के लिए मुख्य रूप से ग्रीवा शक्ति विकासन, कोणासन, गोमुखासन, उतान पादासन, उसके अलावा सलभासन, नौकासन स्त्री पुरुष दोनों को ही करना चाहिए। अब अगले नोट्स पे चलते हैं। चलिए अब अगला नोट्स जो है, मैंने एक और नोट्स आपके लिए बनाया है। अब चलिए मैंने एक और नोट्स आपके लिए शेयर किया है विद्यार्थी जी, चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। तो ये भी वही चीज है, कल आपने पढ़ा था, आसन प्राणायाम था, पतंजलि के अनुसार आसन का स्थिर, मैंने अभी बताया स्थिर सुखम आसन, लंबे समय तक को बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। मैंने संसाधन तैयार किए हैं कि हर स्थिति में आपको समझ में आ जाए। प्राणायाम देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और दूसरा आयाम। प्राण का अर्थ जीवन ऊर्जा, आयाम का अर्थ नियंत्रण, श्वास व प्रश्वास पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहलाता है। मैंने भी आपको बताया योग के तत्व क्या है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान और समाधि है। प्राणायाम के अंग बताया, पूरक श्वास लेना, रेचक श्वास बाहर निकालना, कुंभक श्वास को रोकना। प्राणायाम के प्रकार देखिए, सूर्यभेदी, उसके बाद है आपका उज्जयी, शीतकारी, भस्त्रिका, ब्राह्मणी, प्लावनी, मूर्छा। ये सब प्राणायाम के प्रकार है, किस प्रकार से प्राणायाम आप कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा करता हूँ। आसन और प्राणायाम के शरीर के क्रियात्मक लाभ क्या क्या देखे जा सकते हैं विद्यार्थी जी। एकाग्रता व्यक्ति में सुधार होता है, शरीर मुद्रा में सुधार होता है, चोटों से बचाव होता है, लचक में सुधार होता है, श्वसन संस्थान की कार्य क्षमता में सुधार होता है, हृदय व फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार होता है, संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होता है, थकान से मुक्ति मिलती है, संपूर्ण शरीर संस्थान में संक्रियाएं है वो सात्विक होती है। ध्यान के लिए योग और संबंधित आसन क्या है, सुर्वासन, तारासन, पद्मासन, शस्कासन। तो ध्यान के माध्यम से मैं मेडिटेशन जो बताया था, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसके बिना
किसी विषयांतर के एक समय के दौरान मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता हो जाती है। मस्तिष्क की पूर्ण स्थिरता ही एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया समाधि में पुण्य की स्थिति होती है, जो मैंने अभी आपको बताया है। योग देख लीजिए, आत्मा और परमात्मा का मिलन योग कहलाता है, अभी मैंने आपको बताया। दूसरे शब्दों में यहाँ लिखा गया, जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण ही योग है। एकीकरण का अर्थ मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पहलुओं का एकीकरण भी है, ये मैंने अभी आपको बताया था। इस सब का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सुखासन क्या है? सुखासन आप देख सकते हैं, सुखासन दो शब्दों से मिलकर आसन बना है, सुख और आसन। यहाँ पर सुखासन का शाब्दिक अर्थ होता है सुख को देने वाला आसन। इस सब चीज को ले लीजिए, आप पढ़ेंगे, इससे आपको ज्ञान बढ़ेगा और स्वयं भी सीखेंगे, दूसरों को भी सिखाएंगे। पद्मासन देखिए, इसका मैंने लिख दिया है पद्मासन। अब देखिए सुखासन की स्थिति कैसे है, कैसे महिला जो है सुखासन की कर रही है, और देखिए अपने पैरों को ऐसे, सुखासन की विधि क्या है यहाँ आप देख सकते हैं। पीठ को, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रख के बैठी हुई है। सुखासन के लाभ क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। सुखासन के लाभ क्या है, सुखासन की सावधानियां क्या है, स्पेशली स्त्रियों के लिए है। उसके अलावा देखिए सुखासन की सावधानियां, विधि क्या है, जमीन पर कैसे बैठते हैं। उसके बाद पद्मासन के लाभ क्या है, अभी आपने देखा पद्मासन, देखिए पद्मासन की अवस्था यहाँ है, पद्मासन की सावधानी कैसे है, महिला पद्मासन की स्थिति में बैठी हुई है। उसके बाद देखिए पद्मासन के बाद आप देख सकते हैं पद्मासन से क्या क्या विधि करने की कौन कौन सी विधियां हैं। उसके बाद देख सकते हैं ताड़ासन क्या है, मैंने आपको बताया ताड़ासन। ताड़ासन से क्या होता है, वजन कम करने में सहायता मिलती है, इससे हाइट बढ़ाने में सहायता मिलती है, पीठ का दर्द दूर होता है। आप इसको अपने से भी जूम करके तो वहां से देख सकते हैं। और देखिए ताड़ासन की प्रक्रिया कैसे होती है, यहाँ आप देख रहे हैं ताड़ासन की प्रक्रिया कैसे है। कैसे एक नॉर्मल आदमी खड़ा है, फिर अपने पूंछ पे आया, फिर अपने दो हथेली को ऊपर किया, फिर अपने मस्तिष्क पे हाथ रखा, तो इसके सिर पे हाथ रखा, तो इससे एकाग्रता और संतुलन बनी होती है ताड़ासन के माध्यम से। उसके बाद योग निद्रा का अर्थ क्या है, योग निद्रा देखिए महिला कैसे योग निद्रा में आई हुई है। योग निद्रा से शरीर का मस्तिष्क का शरीर के मस्तिष्क को स्वस्थ रखा जा सकता है। इससे थकान, तनाव और अवसाद दूर होता है। योग निद्रा से बुरी आदतें छूट जाती है। रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, सिर दर्द, तनाव आदि सब दूर होता है। इन सब चीजों को योग निद्रा की यह व्यवस्था देखी जा सकती है। तो ये सब विद्यार्थी जी, मैंने एक और संसाधन के रूप में आपको एक और नोट शेयर कर दिया है, ताकि आप हर स्थिति में अपने आप को प्रबल बनाते हुए योग अभ्यास करें, योग के बारे में समझें। सभी ने, आप इस सभी लोगों ने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया ना, अभी जो मैंने शेयर किया है, बताइए। नहीं सर, इसके पिछले वाला नहीं लिया है, सुखासन के बाद। तो ले लीजिए इसको, मैंने आपको शेयर किया, शेयर कर लेने के लिए ही ना, इसको आप ले लीजिए सुखासन। देखिए सुखासन लीजिए सब लोग, अभी समय है आपके पास। ये सुखासन हो गया। ये सब चीज को पढ़ के आप घर में योगा कर सकते हैं। योगा करके अपने आप को हृष्ट पुष्ट स्वस्थ बना सकते हैं। बहुत रक्तचाप नियंत्रण कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर जो आपका बढ़ता रहता है उसको नियंत्रण कर सकते हैं। मस्तिष्क ज्वर को खराब को ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो सकती है। आप में झुकाव है वो स्थिति ठीक हो सकती है। जो चोटें हैं वो खत्म हो सकती है। लेते जाइए इसको। ये मैं एक अलग और नोट्स मैंने आपके लिए शेयर किया है। तीनों नोट्स को आप मिलाकर पढ़ेंगे। ऐसे तो मैंने जो शेयर किया अभी हैंड नोट्स वो काफी है, और जो फोटो शेयर किया, लेकिन फिर भी इसको आप देख लेंगे। या जो है भारत सरकार मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है, जो पूरी तरह से जो स्वास्थ्य संबंधित प्रक्रिया है उसके संदर्भ में ज्ञान देने की बात कही गई है इसके माध्यम से। देखिए, चलिए लेते जाइए। चलिए, मैं आपके पास हो गया। अब तो कोई बचा नहीं है कुछ, अब तो बचा नहीं है ना, बोलिए कोई। हेलो हेलो, हो सर गया ना, इसके ले लिए ना। अच्छा ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। मैं अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि समय हो चुका है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। चलिए विद्यार्थी देखिए, अब स्टॉप शेयरिंग मैं करता हूँ। तो विद्यार्थी जी, आपने देखा समझा कि किस प्रकार से शीर्षासन, भुजंगासन, चक्रासन। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। पेज नंबर 4 और 5 का स्क्रीनशॉट लेना था। इसमें नोट्स वाले, हैंड नोट्स वाले में, या फिर जो हैंड कॉपी? नोट्स वाले में। अच्छा रुकिए, तो मैं आपके पास आता हूँ। रुक जाइए, मैं भी आपके पास आ रहा हूँ। डोंट वरी, मैं अभी समय दे रहा हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पुनः एक बार। स्क्रीन से आ रहा हूँ। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन। चलिए देख लीजिए, जो नहीं ले पाए हैं ले लीजिए। 4 नंबर, 5 नंबर। चलिए 4 नंबर आप देख सकते हैं, 3 और 4 लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िए घर पे। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना ही उचित नहीं है। आपको इसका रिलेवेंसेस मिलेगा कब, प्रक्रिया सफल कब होगी, जब आप इसको घर पे पढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए 5 नंबर लीजिए, और किन्हीं का भी छूटा है, और भी कुछ किन्हीं का छूटा है तो ले लीजिए। नोट्स में कमी मत कीजिए, जो भी नोट्स है आपके लिए बेहतर संसाधन के रूप में काम आ सकते हैं। और ले लीजिए, यहाँ पे 3 नंबर पेज है।
क्या बोल रहे हैं? सर नीचे कीजिए, 4 नंबर का लेना है, पेज नंबर 4। हाँ 4 नंबर, चलिए आ गया। बोलते जाइए कि हाँ मैंने ले लिया, मुझे आगे बढ़े। आवाज आप लोग की कट रही है, क्या बोल रहे हैं? आगे चलिए, अब हो गया ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर, हो गया। पेज नंबर एक। हाँ पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 1 देख लीजिए, यही है। सभी क्लिक का हो गया, बताइए। चलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। बताइए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट दिस टॉपिक। कोई कुछ कहना चाहते हैं? आपको कुछ योग के माध्यम से कुछ आज पता चला? कोई बताइए, कोई बता सकते हैं जिनका, बताइए कोई भी। यस सर, समझ में आ गया। और जो फोटो मैंने आपको शेयर किया है, फोटो को सामने रखकर और उसको घर पे सभी लोग, अभी कोविड-19 चल रहा है, खाली समय में उन आसनों को करेंगे। देखिए कितना फायदा होता है उन आसनों को करने से। सबसे जरूरी है प्राणायाम, सांस को लेना, पूरक, कुंभक और रेचक, तीनों चीज को करना। श्वास को लेना, और जिस मुद्रा में मैंने आपको फोटो शेयर किया है उस मुद्रा में बैठकर श्वास को लेना, फिर कुछ सेकंड तक, 5-6 सेकंड तक अंदर श्वास को रोकना, फिर उसको छोड़ देना, सांस को फिर छोड़ देना। आप कम से कम 20 बार इस चीज को करके देखो, फिर आप देखना कि आपके शरीर का अंदर का जो एक्टिविटी है अलग टाइप की महसूस होने लगेगी। क्योंकि मैं इस चीज को करता हूं, मैं जानता हूं इस संदर्भ में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं इस सभी योगा को करता भी हूँ। आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में जो है शरीर को नियंत्रित करना बहुत ही जरूरी है, और योगाभ्यास के माध्यम से आप अपने जीवन दैनिक दिनचर्या को और अपने मन के शुद्धिकरण को, इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपने सभी क्षमताओं का विकास सम्मानजनक स्थिति में करते हुए देश राष्ट्र हित में अपने विकास की रूपरेखा को तैयार कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थी जी, आप लोग योगा करते रहिए। योगा के माध्यम से आपका विकास होगा, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आप में सोचने समझने की क्षमता बहुत ही ज्यादा विकसित हो जाएगी। हर पहलू पर एक समय में 10 प्रश्नों का उत्तर सोचने समझने की क्षमता का विस्तार आप में इजी वे में हो जाएगा। तो इस माध्यम से आप देखें, आपकी रिकॉर्डिंग मैं ऑफ करता हूं। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जाएंगे नहीं, बस 2 मिनट में मैं आपके पास